भूलें। अनाथ बेटी का मायके से अच्छा ससुराल। सुबह का समय था। मीरा रसोई में खाना बना रही थी। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और ताई जी मुझसे सुबह से रसोई में ही काम करवा रही हैं। मीरा इतना कहती है कि तभी वहाँ पर मीरा की ताई जी आ जाती है। अरे सुन, रोटियां बनाना बंद कर दे और दाल मखनी और राजमा चावल बना ले। आज किसी को रोटी नहीं खानी। लेकिन चाची, अब तो मैंने ऑलमोस्ट सारा खाना बना दिया है और अब तो मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है। मुझे नहाने के लिए भी जाना था। मीरा के इतने कहने से ही दुर्गा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह मीरा का कान पकड़ते हुए कहती है, तुझे कहा ना खाना बनाने के लिए, तुझे बात समझ में क्यों नहीं आती? प्यार से बात करने पर तो तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तुझे समझाने के लिए तो दूसरे तरीके ही अपनाने पड़ते हैं। नहीं 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 ताई जी, गलती होगी। मैं अभी सब कुछ बना देती हूँ। दुर्गा के जाने के बाद मीरा अब कुकर में राजमा उबालने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर के बाद वह सभी के लिए राजमा चावल बनाकर तैयार कर लेती है। सब काम करते करते दोपहर के 3:30 बज चुके थे। जैसे वह नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है, जैसे ही मीरा नहाने के लिए बाथरूम में घुसती है तो दूसरी तरफ से दुर्गा बिजली काट देती है। मैंने बिजली काट दी है, ठंडा पानी नहीं है। जैसा है टंकी में उसी से नहा ले, फालतू में बिजली बर्बाद करती है। इतना कहकर दुर्गा वहां से चली जाती है। हे भगवान, सोचा था बाथरूम में ठंडे पानी से नहा लूंगी, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ। नहाने के बाद मीरा जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठती है तो वह एक पंखा ऑन कर देती है, लेकिन दुर्गा आकर फिर से पंखा बंद कर देती है। चाची, कम से कम पंखा तो चलने दीजिए ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सुबह से रसोई में काम कर रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। नहाने गई तो वहाँ भी ठंडा पानी नहीं था और ऊपर से इस खिड़की का दरवाजा टूटा हुआ है। मेरा तो पहले से ही सारा कमरा गर्म हो गया है। मीरा का इतना कहते ही दुर्गा उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तुझे कहा ना कि तुझे अभी पंखा नहीं चलाना तो मतलब नहीं चलाना, और यहाँ बैठकर क्या काम चोरी कर रही है? जा रसोई में झूठे बर्तन रखे हैं, वो सब उठा और उनको धोकर साफ कर ले। हम सब ने खाना खा लिया है। दुर्गा की बातें सुनकर मीरा वहां से रोती हुई चली जाती है। जिसके बाद रोती हुई मीरा रसोई में आती है और पसीने से तरबदर होकर झूठे बर्तन साफ करती है। माँ, पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। काश मैं भी आप लोगों के साथ उस एक्सीडेंट में मर गई होती। मुझे भी अपने साथ ले चलते पापा। दरअसल मीरा के पेरेंट्स का देहांत एक एक्सीडेंट में हुआ था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद से ही उसके ताई जी और ताऊ जी ने ही उसकी परवरिश करी थी। मीरा के दिन कुछ ऐसे ही बीत रहे थे। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी थी। हॉस्टल से दुर्गा की बेटी तारा भी आ चुकी थी। माँ देखो, मैं अपने लिए कितने स्टाइलिश कुर्ते और कोट सेट लेकर आई हूँ। बहुत कंफर्टेबल है ये और इसमें गर्मी भी आराम से कट जाएगी। तारा को देखकर मीरा कहती है, तारा, क्या तुम सिर्फ अपने लिए ही कपड़े लेकर आई हो? मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई? मुझे इन कपड़ों में बहुत गर्मी लगती है और इससे पसीना भी बहुत आता है। मुझे भी कुछ सूती मुलायम सूट चाहिए थे। अरे तुम्हें कब से गर्मी लगने लग गई? जिंदगी भर इन्हीं कपड़ों में तो रही हो तुम्हें तो गर्मी झेलने की आदत हो जानी चाहिए थी। सही कहा। तू क्या मेरी अपनी बेटी है जो मैं तुझे कपड़े दिलाकर पहनाऊं? तेरी माँ तो मर गई पर तुझे मेरी छाती पर छोड़ गई। तारा, एक काम कर बेटा, जो तू कपड़े पहनती नहीं है ना, वो कपड़े लाकर इसको दे दे, वरना ये ऐसे ही मुंह सड़ा कर रहेगी। जिसके बाद तारा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से मोटे मोटे सूट लेकर बाहर आती है। वह सभी सूट मीरा के मुंह पर फेंक देती है। ये ले नए कपड़े, तुझे चाहिए थे ना, ये रख ले। ये कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती और मुझे ये पसंद भी नहीं है, तो इन्हें तू ही रख। और हाँ, ये कपड़े बहुत हैवी हैं, मुझे इनमें बहुत गर्मी लगती है, तो मैं तो पहन नहीं सकती, तुम पहन लेना। तारा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो जानती हो कि मुझे सारे घर का काम करना पड़ता है और ऊपर से इतनी गर्मी। ये कपड़े तुम खुद नहीं पहन सकती तो मैं कैसे पहन सकती हूँ? मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। देखो, ऐसा है, लेने हैं तो लो, वरना मत लो, जो है उन्हीं से काम चला लो। इतना कहकर तारा और दुर्गा वहां से चली जाती हैं। तभी ललित वहां आता है। अरे मेरा बेटी, तू इन लोगों से क्यों कुछ मांगती है? तेरे पास जो है ना बेटा, उसी से काम चला ले। गलती होगी ताऊ जी, अब कभी नहीं मांगूंगी। देख बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी ताई जी से लड़ नहीं सकता, वरना मेरी भी जान की दुश्मन बन जाएगी वो। तू जानती तो है तेरी ताई जी को। ऐसे ही मीरा के दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह मीरा दुर्गा के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वहाँ का एसी ऑन था। अरे
ताई जी के कमरे में कितनी ठंडक है, कितनी अच्छी हवा लग रही है एसी की। मुझे तो यहाँ ठंडक में बहुत अच्छा लग रहा है। मीरा की ये सारी बातें दुर्गा सुन लेती है। अच्छा, महारानी यहाँ खड़ी होकर एसी की हवा ले रही है, यूं नहीं कि फटाफट काम कर लूं। अरे ताई जी, मैं तो यहाँ बस झाड़ू लगा रही थी। इतना समय लगता है झाड़ू लगाने में? पूरे 15 मिनट से तू मेरे कमरे में खड़ी यहाँ बस एसी की हवा ले रही है। सच सच बता, एसी की ठंडी हवा खा रही है ना तू? रुक यहाँ, मैं तेरा इलाज करती हूँ। अरे नहीं नहीं ताई जी, मैं तो बस जा रही हूँ, झाड़ू ही लगा रही थी। इतना कहकर मीरा वहां से चली जाती है। इसी तरह एक शाम को दुर्गा और तारा हॉल में बैठी आराम से एसी की हवा खा रही थी कि तभी तारा कहती है, अरे माँ, मेरा तो आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो आइसक्रीम वाले की दुकान भी ना बहुत दूर है और वो ऑनलाइन डिलीवरी देता नहीं है। लेकिन उसकी दुकान की आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, क्या करूँ? मेरा तो बहुत मन है खाने का। अरे बेटी, तुझे आइसक्रीम खानी है ना? रुक, ये मनहूस किस दिन काम आएगी, अभी बुलाती हूँ इसको। जिसके बाद दुर्गा मीरा को आवाज लगाती है। मीरा हॉल में आती है। सुन, जो आइसक्रीम वाला आया है ना, उससे जाकर आइसक्रीम लेकर आ। 2 लेके आना, एक मेरे लिए और एक तारा के लिए। हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही है। ताई जी, अगर आपको गर्मी लग रही है तो मैं आपको फ्रिज से ठंडा रूह अफ़ज़ा बनाकर दे देती हूँ, क्योंकि वो आइसक्रीम वाले की दुकान तो बहुत दूर है और बाहर गर्मी भी बहुत ज्यादा है। बड़ी आई महारानी, तुझे ही लगेगी सारी गर्मी। जाती है या तेरी टांगे अभी तोड़ू? जा अभी यहाँ से। जिसके बाद मीरा घबराकर कड़ी धूप में आइसक्रीम लेने के लिए सड़क के नुक्कड़ पर जाती है और जल्दी से आइसक्रीम लेकर वापस घर आ जाती है। आधी आइसक्रीम तो इतनी तेज गर्मी होने के कारण पिघल जाती है। जैसे ही वह आइसक्रीम लेकर दुर्गा और तारा को देती है। तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी नहीं आ सकती? देख, तूने आधी आइसक्रीम तो पहले ही पिघला दी है। और मुझे तो ये आइसक्रीम खानी ही नहीं थी, मुझे स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर चाहिए था। जा, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आ। लेकिन ताई जी, बाहर तो बहुत तेज धूप है, मैं अब दोबारा नुक्कड़ पर जाऊं क्या? आप यही खा लीजिए ना। दुर्गा गुस्से से मीरा की तरफ देखती है। यह देखकर मीरा घबरा जाती है और दोबारा जाकर नुक्कड़ से आइसक्रीम लेकर दोबारा अपनी ताई जी को देती है। जिसके बाद वह किचन से जाकर ठंडा पानी पीने ही लगती है कि तभी उसके हाथ से दुर्गा ठंडे पानी की बोतल छीन लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कमरे में एक बोतल रख तो रखी है ना, उसी में से पानी पिया कर तू। चाची, उस बोतल में पानी बहुत गर्म हो रखा है, मैं बाहर से आई हूँ, मुझे एक घूंट ठंडा पानी पीने दो ना। कोई जरूरत नहीं है, रख इसे वापस। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दुर्गा बहुत सारे गंदे कपड़े लाकर मीरा को देती है। ये ले, सारे कपड़े ले जा और ऊपर छत पर धोकर ला। पर ताई जी, छत पर तो बहुत धूप हो रही है। ताई जी, आप मुझे बेवजह क्यों परेशान कर रही हो? मैं यहाँ नीचे ही बाथरूम में धो लूंगी ना सारे कपड़े। जब तेरे शरीर से पसीना टपकता है ना और तुझे दर्द महसूस होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुझे मुफ्त में थोड़ी ना पाल रही हूँ मैं। जा, ये कपड़े ले जा और जाकर धोकर ला। जिसके बाद मीरा कपड़े लेकर ऊपर छत पर चली जाती है। अब कड़ी धूप में वह नंगे पांव छत पर बैठकर कपड़े धो रही थी। वहीं दुर्गा और तारा नीचे आराम से हॉल में एसी में बैठे हुए थे। जैसे जैसे दोपहर होती है तापमान और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। यह देखकर तारा अपनी मम्मी के साथ स्विमिंग पूल में आ जाती है। दोनों माँ बेटियां स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती हैं। अरे मम्मी, स्विमिंग पूल का पानी तो बहुत ठंडा है, गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर खाने के लिए थोड़ी बहुत स्नैक्स मिल जाते ना तो मजा ही आ जाता। अरे चिंता क्यों करती है, तेरी बहन है ना, इसे मैं ऐसे ही थोड़ी ना नौकरानी की तरह पाल रही हूँ इस घर में, वही खिलाएगी हमें स्नैक्स। जिसके बाद दुर्गा स्विमिंग पूल से मीरा को आवाज लगाती है और स्नैक्स बनाने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर के बाद मीरा पसीने से भीगी हुई रसोई से सबके लिए स्नैक्स बनाकर लेकर आती है। तारा और दुर्गा को स्नैक्स देने के बाद मीरा वहीं स्विमिंग पूल में पैर डालकर आराम से बैठ जाती है। यह देखकर दुर्गा को बहुत गुस्सा आता है। वह स्विमिंग पूल से बाहर आती है और उसे पकड़कर जोर से उठा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई स्विमिंग पूल में पाँव रखने की? पूरा पानी गंदा कर दिया तूने। अरे नहीं ताई जी, मैं तो बस ऐसे थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। अरे माँ, इसको और सबक सिखाओ, इसे तो वही करना होता है जो हम कर रहे होते हैं। एक शाम को मीरा परेशान होकर मंदिर की तरफ आती है और सीढ़ियों के पास बैठ जाती है। हे भगवान, परिवार में मुझे सुकून मिले ना मिले, लेकिन आपके मंदिर में मुझे बहुत अपनापन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के एक कोने में एक अमीर औरत जो सीढ़ियों के पास बैठकर नीचे सभी के जूते चप्पल साफ कर रही होती है। हे भगवान, मैं नित्य ही आपके मंदिर में आकर रोज लोगों की सेवा करती हूँ, बस इसी उम्मीद में कि मेरा इकलौता बेटा जो इतने सालों में कोमा में है उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। पंडित जी ने कहा है
कि अगर मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी नक्षत्र वाली लड़की मिल जाएगी और उससे शादी हो जाएगी तो मेरा बेटा कोमा से बाहर आ सकता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दुर्गा अपने घर में बहुत सारे मेहमान बुलाती है। और भाई दुर्गा, क्या हाल है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बहन, सब ठीक है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है आज। मीरा, तुम सबके लिए जाकर खाने पीने की तैयारी शुरू करो। और हाँ, सबके लिए खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, मूंग दाल का हलवा, पूरी और चने की सब्जी बना लेना। और हाँ, थोड़ा अच्छा ही बनाना। ताई जी, थोड़ा इस तरफ आना। जिसके बाद दुर्गा और मीरा थोड़े साइड में आकर बातें करती हैं। ताई जी, मैंने आपको कल बताया था ना कि सुबह ही सिलेंडर खत्म हो गया है, तो अब मैं इन सब के लिए इतना खाना कैसे बना सकती हूँ? हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना खाना। अरे क्या कहा, सिलेंडर खत्म हो गया है? मेरे पास इतने पैसे नहीं है फिजूल खराब करने के लिए कि मैं बाहर से ऑर्डर करूँ तेरे होते हुए। एक काम कर, बाहर 4 ईंट लगाकर चूल्हा बना ले और वहीं जाकर खाना बना सभी के लिए। ताई जी, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। बाहर बहुत तेज गर्मी है। इस कड़ी गर्मी में चूल्हे पर खाना मैं कैसे बनाऊंगी? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा ही करा कर। फालतू में अपनी मत चलाया कर। जा काम कर अपना। जिसके बाद मीरा घबरा कर बाहर चली जाती है। वह 6 ईंट जोड़ती है, उसमें उपले लगाती है, लकड़ी जलाती है और थोड़ी ही देर में वह सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और मैं तो पसीने से पूरी तरह गीली हो चुकी हूँ और मेरे तो पूरे शरीर पे घुमोरियाँ भी हो गई हैं, जिसकी वजह से बहुत खारिश हो रही है। अरे बहन दुर्गा, तूने अपनी देवरानी की बेटी को इतनी कड़ी धूप में खाना बनवाने के लिए बोला है? अगर सिलेंडर नहीं था तो मना कर देती ना। बेचारी को इतना परेशान क्यों कर रही हो? देखो ना कैसे तड़प रही है बाहर। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है उस पर। उसकी तो आदत खराब है। जब तक वह दूसरों को दिखाकर काम ना करे ना, उसका मन नहीं लगता। वहीं बाहर धूप में खाना बनाकर मीरा का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वह इसी हालत में सभी को खाना खिलाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। मीरा हमेशा खाली समय में जाकर मंदिर के किनारे बैठ जाती है। एक दिन वह मंदिर के किनारे बैठी थी। उसके शरीर पर काफी लाल लाल दाने हो रखे थे। इस नहर का पानी कितना ठंडा है। बस यहीं पर मुझे थोड़ा बहुत ठंडक का एहसास मिलता है। घर में तो मुझे पंखे की हवा तक नसीब नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला भगवान के सामने खड़ी होकर, हे भगवान, मेरा बेटा कितने सालों से कोमा में है। उसके लिए एक मांगलिक लड़की मिल जाए तो वह ठीक हो सकता है। मुझे कितने साल हो गए हैं तेरे यहाँ सेवा करते, तब सुनेगा तू मेरी भगवान। जैसे ही उर्मिला मंदिर से बाहर आती है, उसकी नजर बाहर मीरा पर पड़ती है, जो वहीं नदी किनारे बैठकर रो रही थी। अरे ये लड़की कौन है जो हर हफ्ते मैं इसको यहीं पर देखती हूँ? जिसके बाद उर्मिला मीरा के नजदीक जाकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ बेटी, तू इतना परेशान क्यों है और रो क्यों रही है? आप कौन है और आप मेरा हालचाल क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई तो सोचा थोड़ा दुख बांट लूं। इतना सुनकर मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। जिसके बाद वह अपने सारे मन की बात उर्मिला से कह देती है। सारी बातें बताने के बाद मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद वह वहां से उठकर चुपचाप चली जाती हैं। हे भगवान, ये लड़की कितनी मासूम है। बेचारी के माता पिता भी नहीं है। अगर मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं और इसे माँ का प्यार दूं तो क्या पता मेरा बेटा वो भी ठीक हो जाए। जिसके बाद उर्मिला अपने घर पर आती है और अपने पति से इस बारे में बात करती है। आपको पता है जी, मुझे एक लड़की मिली थी। जिसके बाद उर्मिला अपने पति को सारी बातें बताती है। जिसके बाद वह कहता है, उर्मिला तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम जाकर लड़की के ताऊजी और ताईजी से बात करो। उसके माँ बाप तो है नहीं, और वैसे भी हमें अपने बेटे की शादी 30 साल से पहले ही करनी होगी, वरना पंडित जी ने कहा था कि उसके बाद उसकी आयु खत्म हो जाएगी अगर वो कोमा में रहा तो। हाँ जी, मुझे तो वह लड़की बहुत पसंद है। मैं कई दिनों से उसे मंदिर में देख रही हूँ। आज उससे थोड़ी बातचीत भी करी तो पता चला उसके माता पिता नहीं है, ताऊजी और ताईजी हैं जो उसे पाल रहे हैं। पर माँ बाप की कमी तो उसे महसूस होती ही है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने घर पर बहू बना कर लाऊं और बेटी की तरह उसे प्यार दूं। मेरी कोई बेटी भी तो नहीं है ना, एक बेटा ही है जो कि इतने सालों से कोमा में है। क्या पता उसी के भाग से ये मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। हाँ भाग्यवान, अगर तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है तो तुम उसके घर जाकर शादी की बात करो। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। जिसके बाद उर्मिला रिश्ता लेकर मीरा के घर पहुंचती है। मीरा उस समय भी कमरे में झाड़ू लगा रही होती है।
कि तभी दुर्गा पूछती है, आप कौन है और आप हमारे घर में इस समय? जी मेरा नाम उर्मिला है और ये मेरे पति रतन लाल। दरअसल मैं अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी बड़ी बेटी मीरा के लिए। अच्छा अच्छा, आइए बहन जी बैठिए, हम बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ बहन जी बैठिए। मीरा जाओ सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जिसके बाद मीरा सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मम्मी ये लोग तो मीरा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अगर मीरा हमारे घर से चली गई तो हमारे घर के सारे काम कौन करेगा? तू चुप कर, मैं इसको कब तक अपनी छाती पे रखूंगी? एक नौकर ही रख लेंगे, लेकिन इसको तो यहाँ से भेजने दे मुझे। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी उर्मिला अपने बेटे की हेल्थ कंडीशंस के बारे में सभी को बता देती है। अरे बहन जी हमें कोई तकलीफ नहीं है, मीरा है ना, ये आपके बेटे का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। देखना आपका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब खुशी खुशी सभी मीरा का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद मीरा की शादी पूरे विधि विधान से हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जिसके बाद मीरा गृह प्रवेश करती है और अपने खूबसूरत पैर कुमकुम की थाली में रखकर घर के अंदर गृह प्रवेश करती है। जैसे ही मीरा घर के अंदर आती है तो वह देखती है घर का एक हिस्सा काफी टूटा फूटा होता है। हे भगवान, इन लोगों का घर तो काफी टूटा फूटा हुआ है। अब मुझे समझ में आ गया, मेरी चाची की ही कोई चाल है। मेरी चाची ने ही इस औरत को मंदिर में भेजा होगा और रिश्ते के लिए भी कहा होगा, ताकि मैं इस घर में भी आकर वही तकलीफें झेलूं। अरे बहू मुझे माफ कर देना, दरअसल ये शादी बड़ी हड़बड़ी में हुई है। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और अभी तुम्हारा कमरा तो बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। तुम एक काम करो, तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ और मैं यहाँ बाहर हॉल में ही सो जाऊंगी। जिसके बाद मीरा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात बीत जाती है। इन बीते दिनों में मीरा अपने पति रमन का बहुत ध्यान रखती है। वह दिन रात उसकी सेवा पानी में लगी रहती है। एक हफ्ता बीतता है कि रमन को भी होश आ जाता है। यह सब देखकर तो उर्मिला को काफी खुशी होती है। इतने सालों का इंतजार आखिर उसका खत्म जो हो चुका था। अब उनके परिवार में सब लोग सब ठीक तरह से रह रहे थे। एक दिन नौकर उसके कमरे में नाइट ड्रेस लेकर आता है। छोटी मालकिन, यह नाइट ड्रेस माँ जी ने आपके लिए भिजवाई है। हाँ ठीक है, आप यहाँ रख दो। जब मीरा नाइट ड्रेस पहनकर आती है, पहली बार उसे गर्मी में सूती हल्के कपड़ों का सुकून महसूस होता है। जिसके बाद मीरा जैसे ही बेड पर लेटती है, वह एसी की ठंडी हवा में फौरन गहरी नींद में सो जाती है। यह देखकर उसका पति रमन कहता है, अरे तो सो भी गई, ऐसा लगता है जैसे मानो कितने जन्मों से सोई नहीं हो। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही मीरा उठती है, उसके सामने नौकर ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेकर पहुंचता है। छोटी मालकिन, ये ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हे भगवान, मायके में तो मुझे ठंडा पानी तक नसीब नहीं हुआ और यहाँ आँख खुलते ही ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी रही हूँ। अरे क्या हुआ मीरा, तुम कहाँ खो गई? मैंगो शेक अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। गर्मी में तो ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीकर तो मुझे बहुत राहत मिल रही है। जैसे ही मीरा नहा धोकर बाहर निकलती है, तभी उसकी सास एक हल्की फुल्की सूती साड़ी लेकर आती है। अरे बहू, तुम क्या इतनी भारी भारी साड़ियाँ पहने रखती हो? एक काम करो, ये हल्की फुल्की साड़ी पहन लो। जिसके बाद मीरा सूती साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। पहली बार गर्मी में इतने मुलायम कपड़े पहनकर कितनी राहत मिल रही है। मायके में तो मुझे मोटे मोटे कपड़े मिलते थे और वो भी पुराने तारा के, और यहाँ तो चारों तरफ एसी है। मेरे बदन पर एक बूंद पसीना तक नहीं आ रहा। जिसके बाद मीरा तैयार होकर किचन में जाती है। वह खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है तो वह देखती है कि किचन में भी एसी लग रहा था, जहाँ पहले से ही नौकर मौजूद थे। अरे भैया, अब क्या खाना भी आप लोग बनाएंगे क्या? हटिए, आज खाना मैं बनाती हूँ। आज आप सब लोग मेरे हाथ का खाना खाना। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है। मीरा ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से उर्मिला आ जाती है। अरे नहीं बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? ये है ना, ये सारा खाना बना लेगा। तुम बस खाने को हाथ लगा देना, बस हो जाएगी रसम पूरी। जिसके बाद नौकर पूरा खाना बना देते हैं। मीरा उसको हाथ लगा देती है। इसके बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा ठंडी ठंडी एसी की हवा में बैठकर खाना खाता है। हे भगवान, मायके में तो मुझे कभी भी एक वक्त की रोटी ढंग से नसीब भी नहीं होती थी। सारा समय बस रसोई में खाना बनाने में ही चला जाता था और मैं कितनी गीली भी हो जाती थी वहाँ पसीने में। लेकिन यहाँ
एसी की ठंडी हवा में खाना खाने में तो कितना ही सुकून मिल रहा है। अरे क्या हुआ बहू, कहाँ खो जाती हो बीच बीच में? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अरे बहू, तुम्हें यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए नौकर लगा रखे हैं घर में। तुम बस जाकर अपनी नींद पूरी कर लेना। और हाँ, एसी ऑन कर लेना, बहुत गर्मी है। मीरा खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और एसी ऑन करके मखमल बिस्तर पर सोने लगती है। मायके में तो चैन की नींद कभी नसीब ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ तो मुझे रात को भी बहुत अच्छी नींद आई थी और अब दोपहर में भी काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। गर्मी का तो एहसास ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते के बाद मीरा का नया कमरा बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है, जिसके बाद सभी मीरा के कमरे में पहुँचते हैं। अपने नए कमरे को देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, ये मेरा कमरा है। यह कमरा तो सचमुच बहुत बड़ा है। चारों तरफ एसी, खिड़कियाँ और यहाँ छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी रखा है। हाँ, रेफ्रिजरेटर भी रखा है, इसलिए कि तुम्हें बार बार उठकर पानी ना पीना पड़े। अरे बहू, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा कमरा? माँ जी, ये कमरा नहीं, जन्नत है। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सपनों की दुनिया में ही हूँ। ये लोग सच में इतने अच्छे हैं या बस इनका दिखावा चल रहा है? अरे बहू, कहाँ खो गई तू फिर से? चलो, तुम सब लोग थक गए होगे, अब आराम कर लो। अगले दिन मीरा उठकर अपने गंदे कपड़े धोती है और छत पर सुखाने के लिए जाती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? छत पर रुक जाओ, छत पर बहुत गर्मी है, छत पर मत जाना तुम। अरे रमेश, यहाँ। इसी तरह अब दिन बीत रहे थे। घर के सभी सदस्य हॉल में बैठे थे। अरे भाई, लगता है बाहर कोई मलाई कुल्फी वाला आया है, लेकिन गर्मी बहुत है, लेकर कौन आए? ससुर की बात सुनकर मीरा खड़ी हो जाती है। जी मैं लेकर आती हूँ, आप सभी रुक जाइए। अरे बहू, तू क्यों जाएगी? बाहर देख कितनी गर्मी हो रखी है। हाँ हाँ मीरा, तुम रुक जाओ, मैं अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर करवा लेता हूँ। यह सब देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अतीत में चली जाती है। अरे क्या हुआ बहू, कोई बात है क्या? मैं तुझे कई दिनों से देख रही हूँ, काफी खोई खोई सी रहती है और अचानक पता नहीं क्यों चुप हो जाती है। इतना सुनने के बाद मीरा अपने अतीत की सारी बातें अपनी सास को बता देती है। ससुराल वाले सभी हैरान हो जाते हैं। क्या बहू, सच में तुम्हारी ताई तुमसे सारे काम करवाती थी? कड़ी धूप में आइसक्रीम लेने के लिए भेजती थी? वो तुम्हारी ताई थी या दुश्मन? ताई तो बड़ी माँ के समान होती है, तुम्हारी ताई तो बहुत बुरी है बहू। अच्छा, अब मैं सोचूं, मेरी बहू हमेशा घबराई घबराई सी क्यों रहती है? लेकिन बहू तुम चिंता मत करो, मेरी कोई बेटी नहीं है और मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी ही माना है और मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। जी माँ जी, मैं जानती हूँ और अब मुझे विश्वास भी हो गया है कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू। अब इसी तरह 6-7 महीने गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उर्मिला मीरा से कहती हैं, अरे बहू, मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा भी अब बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे तुझ जैसी कितनी प्यारी मासूम बहू भी तो मिली है, तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर में एक शाही भंडारा करवा दूँ। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। इस कार्य में मैं और दुर्गा माता दोनों आपके साथ रहेंगे। अब अपनी सास और पति के साथ मिलकर मीरा मंदिर में शाही भंडारा करवाती है और फिर साथ ही वह अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या आपने किसी रिश्तेदार और बहन द्वारा अत्याचार को माफ करके उनकी मदद करते या हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तोड़ देते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।